सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीएसटी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा आज हो चुकी है और अब बारी है पेपर 2 की। तो पेपर 2 में सही मार्गदर्शन और सही तरीके से इसकी तैयारी कैसे की जाए और इसके प्रति लोगों की क्या क्या भ्रांतियाँ हैं, उन सब पर प्रकाश डालने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, जैसा कि एक मान्यता है कि पेपर 2 का मार्क्स अपने योग्यता के आधार पर नहीं मिलता है। बहुतों की ये शिकायत रहती है कि हमने बहुत अच्छा लिखा परंतु हमें मार्क्स उतना अच्छा नहीं मिला, जबकि सामने वाला व्यक्ति जो है उतना अच्छा नहीं लिखा था, उसे अच्छा मार्क्स मिल गया। एक ये मान्यता बन चुकी है लोगों की। दूसरी एक मान्यता है कि एक कहीं और जाएंगे, किसी एक स्थान पर जाएंगे, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि किसी शहर पे जाएंगे तो वहाँ पे नंबर अच्छा मिलता है लोगों का, और इस शहर में अगर एग्ज़ाम हम देते तो वहाँ पे नंबर उतना अच्छा नहीं मिलता है। ठीक है, जोन वाइज इस पर भी हम कुछ अपने वक्तव्य रखेंगे। हो सकता है मेरे विचारों से आप असहमत हो, परंतु मुझे जो सही लग रहा है मैं उसे बता रहा हूँ। आगे मानिए ना मानिए आपकी मर्जी। और इसके साथ पेपर 2 की सही तरीके से तैयारी कैसे करनी है, इस पर भी मैं अपने बातों को रखूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले जो बात है कि मुझे मार्क्स अच्छा मिला और सामने वाले ने उतना अच्छा नहीं लिखा था, उनको मार्क्स अच्छा मिल गया, पहले मैं इस पर प्रकाश डाल दूँ। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है प्रसंग के अनुसार निबंध को लिखना। अगर आप बहुत अच्छा निबंध लिख दिए हैं लेकिन प्रसंग के अनुसार अगर आप नहीं लिखे हैं तो आपका मार्क्स उतना नहीं मिलेगा जिन्होंने बहुत अच्छा नहीं भी लिखा है उस निबंध को, लेकिन प्रसंग के अनुसार लिखा है। मतलब प्रसंग के अनुसार लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक टॉपिक आ जा रहा है, मान लीजिए नारी 21वीं सदी में नारी। ठीक है, हम यहाँ से पढ़ के गए नारी सशक्तिकरण। अब हम वहाँ पे लिख रहे हैं नारी की सशक्त करने के लिए क्या करना होगा, नारी क्या कितना वत्सरना हुई थी, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, हम उसको उस रूप में ढाल रहे हैं और इसमें अच्छे अच्छे कोटेशंस मार रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों की स्टेटमेंट्स डाल रहे हैं। सब अच्छा है, परंतु आपसे पूछा गया था 21वीं सदी में नारी, तो 21वीं सदी में नारी की स्थिति क्या है। आप जाके नारी सशक्तिकरण पढ़कर आप पीछे के बातों को बता रहे हैं। आप 24वीं 25वीं सदी में जाकर बात कर रहे हैं, आप 19वीं 28वीं आदिकाल में जाकर आप बात कर रहे हैं, वहाँ के बात को डाल रहे हैं, आप बातों को घुमा रहे हैं, तो उतना अच्छा आपका ऐसे नहीं हो पाएगा। इस बात को पहले समझिए। जो भी लोग ये शिकायत करते हैं कि मुझे मार्क्स नहीं मिला, मैंने अच्छा निबंध लिखा था, आप ज़रूर एक बार पेपर खोलिएगा और जो सामने वाला व्यक्ति था जिन्होंने लिखा है ऐसे उसी टॉपिक को, उन्होंने उतना सजा कर नहीं लिखा है। आप उनको देखिएगा कि उनको नंबर ज़्यादा क्यों मिला है। वो बहुत अच्छा नहीं लिखे लेकिन उन्होंने प्रसंग के अनुसार लिखा है। तो एक चीज़ पहले आप समझ लीजिए कि आपको प्रसंग के अनुसार निबंध लिखना है। आपको हर बार अपने ऐसे को लिखते समय दूर दूर नहीं भटकना है। आपको बार बार अपने टॉपिक पर आना होगा। आप जाएंगे, थोड़ा सा फैलेंगे और फिर अपने टॉपिक पर आकर उस पैसेज को, उस पॉइंट को ख़त्म करेंगे। इस एक बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप निबंध लिख रहे हैं, आपका इंट्रो जो है वो एकदम यूनिक होना चाहिए और आपका जो लास्ट के जो आप निष्कर्ष निकालेंगे या जो भी उपसंहार देंगे वो एकदम अलग होना चाहिए। वो किसी किताब का नहीं होना चाहिए, वो कहीं का कॉपी किया नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप विचार कीजिए। उसके शब्द, उसके भाव एकदम आपके अपने होने चाहिए। क्या है कि जब भी कोई टीचर पेपर जांचता है ना, तो एक ही चीज़, बच्चे तो बहुत से हैं, करीब 2500-3000 बच्चे देते हैं एग्जाम पेपर 2 की, लास्ट बार शायद 2000 के करीब करीब दिए थे। तो वही चीज़ टीचर बार बार देखता है, घुमा फिरा के 3-4 बच्चों के बाद वही चीज़ आता है, तो उसके मन में बैठ जाता है कि यार ये क्या लिखा है, तो सेम चीज़ ही लिखा है। उसका एक माइंड में कहीं ना कहीं वो बोझिलपना आ जाता है कि अरे ये तो वही चीज़ है, नया कुछ नहीं है। तो कभी भी किसी किताब से, किसी नोट्स से आपका इंट्रो और आपका निष्कर्ष एक नहीं होना चाहिए। इसका आप बहुत ध्यान रखिएगा। मतलब पेपर चेक करने वाले को ये एहसास हो जाए
कि इसका ऐसे कुछ अलग होने वाला है, आपके इंट्रो को पढ़कर ही वो समझ जाए। सेम जब वो मार्क्स देगा ना, तो फिर उसको वो 4-5 लाइन या 10 लाइन जो भी हो, वो एकदम अलग लगना चाहिए। ठीक है, उसको लगे हाँ बच्चा कुछ अलग सोच है, कुछ अलग रचनात्मक, कुछ क्रिएटिव सोचा है और लिखा है, इसका ध्यान रखना। तीसरी बात, कुछ लोग कोटेशन मारते हैं। जैसे कि एक मैंने देखा है, वो जब भी नारी का लिखते लोग, वो जरूर लिखते यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और फिर एक वो अबला नाचल अबला नारी हाय तुम्हारी यही कहानी। मैंने ये कुछ ऐसे कोटेशंस है ना जो सब लिखते हैं, तो दया करके ऐसे कोटेशंस मत लिखिए जो सब लिखेंगे। ठीक है, यूनिकनेस लाइए, अपने ऐसे में यूनिकनेस लाइए। आप जहाँ उन वक्तव्य, उन स्टेटमेंट्स या उन दो पंक्तियों को कविताओं की कहीं भी किसी भी श्लोक की आप जैसे ही रख देते हैं ना, वैसे ही आपका निबंध पूरा तरीके से वो मतलब कॉमन हो जाता है। इसलिए कभी भी ऐसे 2 लाइन न दीजिए जो सब कोई देंगे। हाँ, इसके लिए बेटर होगा आप अपने से, आप तो MA PhD कर चुके हैं आप सभी, तो कुछ सोचिए, अपने से कुछ सोचिए, वो 2 लाइन कैसा हो सकता है। भले आप बहुत अच्छा मत लिखिए, लेकिन वो पंक्तियाँ एकदम यूनिक होना चाहिए जो कोई ना हो। इसके लिए आपको अपनी रचनात्मकता को बढ़ाना होगा और सोचना होगा। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि अगर किसी के स्टेटमेंट्स डाल रहे, जैसे गांधी जी का करो या मरो, ठीक है, अगर मान लीजिए वो स्टेटमेंट्स हमको कहीं डालना भी पड़ रहा है, तो ये तो देखिए, अगर कुछ वैसे गांधी जी का कुछ बात आएगा तो सब कोई लिखेंगे, तो आप कुछ ऐसा बोलिए जो गांधी जी बोले हैं कभी और कोई वहाँ तक सोच नहीं सकता। उसके लिए आपको गांधी जी को उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक वैसे ही कुछ भी पढ़िए, आप उसको अलग ढंग से सोचिए। ठीक है, और हाँ, जरूर किसी टीचर से जचवा लीजिएगा पहले। ये नहीं कि वो कुछ पूछे और कुछ आप लिख दिए, वैसा मत करिएगा। लेकिन कुछ यूनिकनेस लाना होगा, कुछ क्रिएटिविटी लानी होगी जो कोई नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो बात हुई सिंपल में, मैंने आपको भूमिका के बारे में बताया, इंट्रो के बारे में बताया, और अब मैं बता रहा हूँ मेन बॉडी की। बहुत ही सिंपल में बता रहा हूँ। मेन बॉडी में क्या होता है ना, लोग एक ही बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा बढ़ा के लिखते हैं। ठीक है, और टीचर समझ जाता है अरे ये तो बकवास कर रहा है। ठीक है, ये बात को छोटे से लिख के आप अलग लाइन में जा सकते थे। कुछ लोगों की ये समस्याएं रहती कि हम समेट नहीं पाते हैं, तो आप कोई भी बात को ना बहुत ज़्यादा विस्तार में जाकर लिखते हैं। वहाँ आपको अपनी समेटने की शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा और उसको सार रूप में लिखना रहेगा। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि देखिए कैसे जब हम निबंध लिखेंगे तो हमारे वर्डिंग कैसे होंगे। मैं उसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए। अभी का हॉट टॉपिक है युद्ध, उस पर मैंने ये पहले भी बताया था। अब देखिए कैसे समेट के लिखा जाता है। इतिहास गवाह है, युद्ध का उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, मानवता की नृशंस हत्या जरूर होती है। नैतिक शक्ति मानो समाप्त हो रही है और हथियारों की शक्ति बढ़ रही है। भूख, प्यास, बिजली, दवाएं आदि की कमी होने लगती है। परिवहन, व्यापार, पर्यटन प्रभावित होते हैं। महंगाई बढ़ती है, अर्थव्यवस्था टूटने लगती है। लोग बम बारूद के शिकार हो जाते हैं। जो बच जाते हैं वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। पलायन शुरू हो जाता है, लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन जाते हैं। महिलाओं पर अत्याचार और शोषण की घटनाएं निकल कर आती हैं। मानव अंगों और बच्चों की तस्करी होने लगती है। देश के नागरिक भूख और बेबसी से छटपटाने लग पड़ते हैं, लूटपाट करने लग पड़ते हैं। बरसाए गए बमों से पर्यावरण प्रदूषित होता है, वायु, जल सब पर इसका प्रभाव दिखने लगता है। अनुवांशिक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। शारीरिक के संग मानसिक समस्याएं भी पनपने लगती है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक उदाहरण से समझाया कि देखिए कैसे सार रूप में समेट कर लिखा जाता है, बड़े बड़े बातों को कैसे छोटा करके लिखा जाता है। ठीक है, आप हम सभी हिंदी के छात्र हैं या इंग्लिश के साहित्य के छात्र, प्राय लोग तो हैं ही, तो आपको ये समझ लेना होगा कि कैसे सार रूप में लिखा जाता है। होता है ना समरी राइटिंग, उसका आपको प्रयोग करना होगा। आप बढ़ा बढ़ा के अगर बातों को लिखेंगे तो आपका समय भी ज़्यादा लग जाएगा और आप मूल बातों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बात नहीं लिख पाएंगे, और वो जो आपका इम्पॉर्टेंट बात होगा ना, हो सकता है समय की कमी के कारण छूट जाएगा। तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि सार रूप में लिखना है। आपने देखा मैंने कितने सारे पॉइंट्स को कैसे सार रूप में समेट के लिख दिया।
अब हम आपको बताएंगे कुछ अलग शैली कैसे आप अपने ऐसे में प्रभाव पैदा करेंगे। जैसे कल्पना का सहारा लीजिए, क्योंकि जो कल्पना में नहीं है वो हो रहा है। जैविक हथियारों से लेकर परमाणु हथियार का खतरा 21वीं सदी में बढ़ रहा है। पता नहीं कब पूरे भभोर को लग जाए और पृथ्वी आग के गोले में तब्दील हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार किसी भी युद्ध में आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जा सकता, उन्हें नहीं मारा जा सकता, परंतु इतने बम गिराए जा रहे हैं कि मानो इन नियमों की भी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों कि कैसे आपको किस तरह के शब्दों का, किस तरीके के वाक्यों का चयन करना है जो कोई नहीं करेगा। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा बैठकर, कॉपी पेस्ट करने से नहीं होगा। फिर जैसे कि अब हम निष्कर्ष निकालेंगे तो कुछ ऐसे ऐसे वाक्य, जैसे कहीं पढ़ा था कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा यह तो पता नहीं, लेकिन चौथा विश्व युद्ध मानव लाठी और डंडे से लड़ेगा, इतना तो तय है। तो इस तरीके के कुछ वाक्य आप निकालिए, ठीक है। फिर कहीं हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था यह युग युद्ध का नहीं है, ये सब कोई लिखेगा। थोड़ा सा बदलिए। दुनिया को यह तय करना होगा कि वो युद्ध के रास्ते पर चलेगी या बुद्ध के रास्ते पर। बुद्ध अर्थात जो शांति के प्रतीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रभाव लाना पड़ेगा। हाँ, कैसे आप अपने निबंध को और उससे अलग करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप पूरे निबंध को देखें जो भी एसएससी में पूछे जाते हैं तो उसके ज़्यादा नहीं 5-6 ही कैटेगरी है। एक है पर्यावरण से संबंधित, एक होता है जैसे कि आधुनिक टूल्स आते हैं ना, जैसे कि AI हुआ, फिर 5G हुआ, टेक्नोलॉजी से संबंधित, हाँ, डिजिटल इंडिया, इस तरीके के कैटेगरी होते हैं। एक देखा जाए तो नैतिक मूल्यों का कैटेगरी होता है, जैसे अभी एक बार आया था वर्तमान युग में, आधुनिक युग में या वर्तमान युग में गांधीवाद की प्रासंगिकता, इस तरीके का, मैंने एक नैतिकता से रिलेटेड एक टॉपिक रहता है। और अगर आप देखें तो कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए रहते हैं कि जिसमें द्वंद्व रहता है, जैसे कि छात्रों को राजनीति करनी चाहिए या नहीं, हाँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो इस तरीके के कुछ वर्तमान टॉपिक रहते हैं, कुछ एवरग्रीन टॉपिक रहते हैं, जैसे कि, तो देखा जाए पूरे ऐसे में, पूरे निबंध में आपको 5-6 क्षेत्र के ही पढ़ने हैं। अब कैसे पढ़ना है, मान लीजिए पर्यावरण से संबंधित हर साल ही एक मिलता है, आप क्या कीजिए ना, पर्यावरण से संबंधित जितने टॉपिक से पढ़ लीजिए, ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, धरती प्रदूषण, और सब को आप एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे। देखा जाए तो 20-25 ही निबंध होगा, और मैं वैसे करके गया था एक बार, हाँ, और मैंने बहुत अच्छे से लिखा भी था इस पेपर को। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, हाँ, जितना टेक्नोलॉजी वाला है उन सारों को एक जगह कर ले, और जितना पर्यावरण से संबंधित जितने टॉपिक्स है उनको एक जगह कर ले, जितने हमारे नैतिक मूल्यों से टॉपिक है उनको एक जगह बना ले। इसमें से आप चूज़ कर लीजिए कौन कौन से फील्ड में करना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को अलग से तैयार कर लीजिए। इससे होगा क्या ना, मान लीजिए आप पर्यावरण पे लिख रहे हैं तो आप इंट्रो आपका जो बनाया रहेगा ना, मेन आप जो खुद से बनाए रहेंगे या निष्कर्ष आपको वही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए खतरे की घंटी बज चुकी है, हाँ, और ये यूनाइटेड नेशंस ने या जो भी WHO ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही इस तरीके, अभी वायु प्रदूषण हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, या कोई भी कुछ भी समस्या हुई पर्यावरण पे, आप इसको डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा, अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं पेरिस जलवायु समझौता पर, तो वो तो आप हर जगह यूज कर सकते हैं, पर्यावरण से कोई भी टॉपिक आ जाए। तो इस तरीके से आपको खुद आइडिया हो जाएगा। जब आप 15-20 टॉपिक किसी एक 15-20 अलग अलग निबंध किसी एक टॉपिक पर पढ़ लेंगे ना, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे सोचना है, कैसे लिखना है, आप उसके लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों बातें तो बहुत हैं, परंतु वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए अपने वक्तव्य को यहीं पे मुझे विराम देना होगा। बस मैं यही कहूँगा कि पेपर 2 की तैयारियों में आज से ही लग जाइए, समय बहुत ही कम है, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपको अगर कोई भी समस्या हो रही है, कोई भी मार्गदर्शन चाहिए भाषा शिक्षण में, हमारे अनुभवी शिक्षक श्री विनय सर, श्री राजेश सर, श्री दीपक सर, उनसे संपर्क कीजिए, नंबर दिया हुआ है। और अपने तैयारी को और बेहतर बनाइए। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आप सभी से मैं इस वीडियो में विदा लेना चाहता हूँ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।